हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एसपी सिंह। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये चैप्टर मैं पूरा एनसीईआरटी से कवर करने वाला हूं और जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा एक्स्ट्रा वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। और सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो भी मैं आपको सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा। उन सब के लेक्चर्स आगे आते जाएंगे, आपको सारा अटेंड करना है, तभी आपको ये चैप्टर परफेक्टली समझ आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी आखिर होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आप केवल ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, ठीक है ना, काम कर रही है। आप केवल उसकी इतना जानते हैं कि आपने स्विच ऑन किया और बल्ब ग्लो करने लगा, आपने स्विच ऑन किया और फैन ऑन हो गया। आप केवल इतना जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है अंदर। आप कैसे काम कर रही है ये नहीं जानते। तो इस चैप्टर में हम केवल इसी चीज़ के बारे में समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करती है और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या फिनोमिनाज हैं अलग अलग, वो कैसे काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आएंगे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन हुआ कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड ये आया कहाँ से शुरुआत हुई, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है एंशियंट इजिप्ट से ये कहानी शुरू होती है। तो एंशियंट इजिप्ट में जो लोग थे वो लोग एक फिश को जानते थे जिसको कहते थे इलेक्ट्रिक फिश। अब उसको इलेक्ट्रिक फिश क्यों कहते थे? क्योंकि उस फिश को छूने से एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक फिश को छूने से इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। हाँ, ये बात सच है कि एक इलेक्ट्रिक फिश को छूने से एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। उसको इलेक्ट्रिक फिश इसी वजह से बोला जाता था। और वहाँ के लोग उसको थंडर ऑफ द नील भी कहते थे। वो नील नदी में पाई जाती थी फिश, इस वजह से उसको थंडर ऑफ द नील भी बोला जाता था। थंडर मतलब जो तूफान होता है, बिजली वाला तूफान, तो इस वजह से उसको थंडर ऑफ द नील भी बोलते थे। और कुछ लोग उसको प्रोटेक्टर ऑफ अदर फिश भी मानते थे, जैसे कि जो अदर फिश हैं उस सी में, तो उनको अगर कोई भी क्रिएचर या ह्यूमन बींग कुछ भी लॉस पहुंचाने आता है तो उसकी वो प्रोटेक्शन करती है इलेक्ट्रिक शॉक दे करके उस ह्यूमन बींग को, तो उसको प्रोटेक्टर ऑफ अदर फिश भी बोला जाता था। अब ये कहानी अगर हम आगे देखें तो इसके बारे में अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और ये है कि जो वहाँ के लोग थे वो ऐसा मानते थे कि अगर आपको हेडेक है तो आप इस इलेक्ट्रिक फिश से एक इलेक्ट्रिक शॉक ले लेंगे तो आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। वो लोग अपना हेडेक ठीक करने के लिए एक डेलिबरेटली जो है इलेक्ट्रिक शॉक लेते थे उस इलेक्ट्रिक फिश को टच करके। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और अब हम साइंटिस्ट की बात करें कि अर्लीस्ट नोन साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर स्टडी की, तो वो हमारे हैं थेल्स। इनका नाम आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, हालांकि सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी में नाम सुनने को मिलता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। मगर अर्लीस्ट नोन साइंटिस्ट जो हैं पुराने ज़माने से सबसे पुराने जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क किया था, उसे जानने की समझने की कोशिश की थी, वो थे थेल्स। फिर उनके बाद ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर सबसे ज़्यादा स्टडी की। उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है काइट एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने अपने बेटे विलियम फ्रैंकलिन के साथ किया हुआ था। तो छोटी क्लासेस में उसका फोटो वगैरह भी साइंस में आपको देखने को मिलेगा, आपको पढ़ाया भी जाता है थोड़ा बहुत। तो वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रात को एक जो जब बिजली कड़क रही थी, बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी, तो उन्होंने एक काइट उड़ाई थी और उसको एक वायर से उड़ाया हुआ था, ठीक है ना, और नीचे की स्ट्रिंग अटैच की हुई थी। काफ़ी चीज़ें थी उसमें, मगर हमें उसे उस एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं जाना है डिटेल में क्योंकि वो हमारे कोर्स ऑफ स्टडी से बाहर है। तो हम मेनली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्हीं को इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज का फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, या ऐसे भी बोलते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो है इलेक्ट्रिक पावर और चार्ज, ये अभी आपको आगे समझ में आएगा। अच्छा, द फ्लो ऑफ चार्ज तो हम वैसे करंट को बोलते हैं, मगर अगर हम शॉर्ट आंसर में इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करना चाहें तो वो भी यही होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब हम सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमनाज पर। तो इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना क्या क्या हैं जो आप डे टू डे लाइफ में नोटिस करते हैं? तो सबसे पहले तो आप नोटिस करते हैं कि आपने देखा होगा, आप जब जो कॉम्ब होता है, जब आपके हेयर्स ड्राई हों, जब सूखे बाल होते हैं, तो आप अगर कंघा फिराते हैं अपने बालों पर, कॉम्ब फिराते हैं, तो उन कॉम्ब को जब आप पीसीज ऑफ पेपर के पास लेकर के जाते हैं तो वो पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, चिपक जाते हैं, वो पीसीज हवा में उड़ करके चिपक जाते हैं कंघे से। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो स्टिक हो गए उससे?
यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो मेन वर्क होता है वो होता है चार्ज का। तो चार्ज कैसे काम करता है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हम चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। अब चार्ज होता क्या है, चार्ज होता है, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज एक इनहेरिटेड या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। पहले तो इतना समझिए आप। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है आप ये पूछेंगे, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी चीज की अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो किसी अदर चीज पर डिपेंड ना करे। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मास, तो मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज की फिक्स है। आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में मास और वेट के बारे में। तो मास तो किसी चीज का फिक्स है, वो उसी पर डिपेंड करता है, वो किसी अदर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, मास चेंज नहीं होता। अब अगर मैं बात करूं वेट की, तो वेट अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वेट किस पर डिपेंड करता है कि आपका ग्रेविटेशनल पुल कितना ज्यादा है उस जगह पर, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा है, उस चीज पर वेट डिपेंड करता है। W=mg आपने पढ़ा होगा। तो जो हमारा मास है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि वो किसी अदर फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा हो। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमारा वेट हो गया, जो अदर चीजों पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो वो हमारा वेट जो हो गया एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया। तो चार्ज, चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि चार्ज किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। चार्ज खुद, चार्ज किसी चीज का है तो है, उतना ही है, किसी अदर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो चार्ज सबसे पहले क्या है, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये करता क्या है, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन इट। चार्ज क्या है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से वो जो मैटर है वो अपने आप पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है। मतलब चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस मैटर पर एक फोर्स लगती है। अब वो फोर्स कैसी भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अब चार्ज आया कहाँ से, चार्ज किसकी वजह से क्रिएट होता है, तो चार्ज की हम सबसे पहले बात करें तो चार्ज अगर हम लें, एक एटम ले लें। एटम के अंदर आप जानते हैं एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पर। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन N0। और ये जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं इसमें, जो एटम में न्यूक्लियस के बाहर क्या होती हैं, शेल्स होती हैं, उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि प्रोटॉन को P+ से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को N0 से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को E- से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ये सब आप लर्न कर लीजिए कि प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन पे हमारा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। अब इस चार्ज की वैल्यू होती कितनी है ये चीज हम जान लें। तो ये जो प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है P+, कितना चार्ज होता है इस पर, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है हमारा प्रोटॉन पर। न्यूट्रॉन पर कितना होता है मैं आपको बता चुका, 0 कूलम, मतलब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही हो गया, कोई चार्ज है नहीं। ठीक है ना। अब हम बात करें हमारे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमारा होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
अब देखिए आप इन इन दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम है, बस पॉजिटिव निगेटिव ये अंतर है, उस पर पॉजिटिव है इस पर निगेटिव है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू सेम है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो हम जो चार्ज होता है उसको ई से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ ई क्या होता है, ई को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। और इस फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती कितनी है, इसको हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं ई को, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होती है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू। ये आपको लर्न कर लेनी है कि 1E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके हिसाब से हम बोले कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज हुआ, तो 1.6 इंटू 10⁻19 आप देख सकते हैं इतना, कितना है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किसके बराबर है, ये तो ई के बराबर है। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके आगे बस प्लस लगा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, हम कह सकते हैं प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज होता है। अब यहाँ से आप ये ध्यान रखिए, ई की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए, ये चीज आप याद कर लीजिए कि ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन तो हमारा न्यूट्रल ही, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज, और हमारा इलेक्ट्रॉन पर अगर हम इसके हिसाब से बोलें कितना चार्ज हो गया, तो हमारे इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हुआ, प्रोटॉन पी प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन ई माइनस, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये किसके बराबर है ई के, और इसके आगे माइनस और लगा हुआ है, तो हम इलेक्ट्रॉन पर क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर हमारा माइनस ई चार्ज होता है, ठीक है ना, ये चीज आप समझ गए। अब कोई भी चीज, कोई भी एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में, या हम कह सकते हैं आइसोलेटेड स्टेट में न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और जब भी किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, अच्छा ये चीज आप समझ लीजिए कि जब भी कोई एटम होता है या कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं केवल, न्यूट्रॉन्स कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। न्यूट्रॉन्स कैन नेवर टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब अच्छा कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ न्यूट्रॉन भी पार्ट लेते हैं आपके रिएक्शन में। अब ऐसे केसेस कौन से होते हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत अभी है नहीं है, वो आप आगे चल के कभी पढ़ेंगे। एक होता है प्रोटॉन एमिशन और बीटा डिके होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन एमिशन में प्रोटॉन एमिट हो जाता है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव डिके हो जाता है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी में वो आप पढ़ने को मिलता है। मगर ये प्रोटॉन एमिशन तो आपको 12th में भी शायद नहीं पढ़ने को मिलेगा, ये हायर लेवल की स्टडी में आप जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। प्रोटॉन एमिशन होता है, ठीक है ना। और बीटा डिके होता है, उसमें बीटा जो होता है, बीटा डिके क्या होता है, बीटा डिके में आपका जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ मतलब कि सही सुन रहे हैं आप कि जो प्रोटॉन है वो आपका न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में एक पार्टिकल और निकल जाता है जब वो कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। मगर उस चीज में भी आप मत जाइए, अभी आपको केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, वो सब आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बस बताना ये चाह रहा था कि आपका जो कोई भी रिएक्शन होती है उसमें प्रोटॉन कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं। यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होती हैं उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी हम एक एटम ले लेते हैं, ये हमने एक एटम ले लिया, तो ये हमने एक एटम लिया। अब इस एटम में हमारे सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। आप सभी जानते हैं कि एटम के सेंटर पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अच्छा इस न्यूक्लियस को पॉजिटिव से डिनोट करते क्यों, क्योंकि ये चीज समझिए कि न्यूक्लियस के अंदर केवल हमारे क्या कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस ई, यानी कि प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा होता है, जीरो चार्ज। अब ये चीज आप देखिए कि एक न्यूक्लियस है, एक बॉक्स टाइप मान लीजिए आप, या कोई स्फीयर मान लीजिए, उसके अंदर एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक पर जीरो चार्ज है, तो ओवरऑल इस पर चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ही भरा हुआ है इसमें, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं है, तो इस वजह से हम इस न्यूक्लियस को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अब इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसे करके ऑर्बिट बना लेता हूँ, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो आप ये जानते हैं कि किसी भी एक न्यूट्रल एटम में या किसी भी एक आइसोलेटेड एटम में
अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करें, आइसोलेटेड एटम, इसमें क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत भूल गया मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये चीज आप देखिए, ये चीज समझिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक आइसोलेटेड एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उस शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, यानी कि इस एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, अब मैं एक एटम की बात करूं तो एटम के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन्स हैं प्लस न्यूट्रॉन्स हैं प्लस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस ई, और मान लो मेरे इस एटम के अंदर मान लो 5 प्रोटॉन्स हैं, 5, और मेरे पास चार्ज कितना है, प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, प्लस ई चार्ज होता है, ई प्लस लिख दूं या मैं प्लस ई चार्ज लिख दूं, या प्लस ई लिख दो आप, ई प्लस मत लिखो, प्लस ई, ठीक है ना। तो प्लस ई चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज है। और जब मेरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे आइसोलेटेड एटम में, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस ई, तो अगर मैं इसको लिखूँ प्लस 5e, और 0 तो 0 ही हो गया, और माइनस 5e, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, प्लस 5e माइनस 5e 0 हो गया। यानी कि यहाँ से केवल मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि एक आइसोलेटेड एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज भी बराबर है, मगर चार्ज कैसा है, निगेटिव है, चार्ज, सॉरी निगेटिव नहीं है, चार्ज अपोजिट है, ठीक है ना। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है। तो वो जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, वो चार्ज भी इक्वल है मगर अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बराबर, तो चार्ज कितना हो जाएगा आइसोलेटेड एटम में, 0 चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड एटम पर 0 चार्ज होता है। अब चार्ज क्रिएट कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक एटम आपका आयन में कन्वर्ट कब होता है, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि एटम आपका आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए मैं आपको वो भी चीज भी क्लियर कर दूं, मेरे पास कोई एक एटम था, मान लीजिए ये एटम था, इसमें मैं ओवरऑल बोल दूं, ये न्यूक्लियस मेरा, इसमें मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे इस एटम के अंदर। यहाँ से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, यानी कि ये एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इस एटम से निकल के एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो इसमें प्रोटॉन कितने थे, अच्छा मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन जो एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, हमेशा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं एक एटम में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो प्रोटॉन तो एक चीज के अंदर बैठे हुए हैं तो वो बाहर नहीं निकल सकते, वो बहुत ही रेयर केसेस में बाहर निकलते हैं। आपकी स्टडी में तो, आपकी जो आप स्टडी कर रहे हैं इसमें तो कभी प्रोटॉन पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिसिपेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, और कौन सा निकल सकता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं मेनली, क्योंकि वो सबसे दूर है आपके न्यूक्लियस से, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो इसमें इसमें पहले कितने थे, प्रोटॉन भी 5 थे और इलेक्ट्रॉन भी 5 थे। प्रोटॉन कितने थे, 5, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ कितने रह गए, 4 रह गए ना। अब जो मेरा बना, इसमें प्रोटॉन मेरे कितने हैं, अभी भी 5 ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए मेरे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, अब आप देखिए, इसको कैंसिल करके देखिए, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक कम हो गया, और प्रोटॉन एक बढ़ गया। अच्छा प्रोटॉन बढ़ा नहीं, रिलेटिव देखिए आप, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना, पहले 5-5 थे बराबर, अब एक निकल गया तो यहाँ 4 बचा, तो प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया। तो जब एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था प्लस ई चार्ज होता है, प्लस ई चार्ज होता है प्रोटॉन पर। तो अब जो ये एटम हो गया कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर मैं एक एटम लूं
और इसमें मैंने सेम केस ले लिया कि ये एक ये मेरा न्यूक्लियस है, इसमें 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ, इसमें ला रहा हूँ। बाहर से कोई एक एटम है जिसने आके एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसी ने बाहर से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया अंदर, ठीक है ना। तो अब मैं रिजल्टेंट देखूँ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। पहले कितने थे, पहले 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब जो बनेगा उसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो आएंगे ही आ तो सकते नहीं है, तो प्रोटॉन 5 के 5 ही हैं और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, अब कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब आप ये देखिए कि इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया था तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब कितने हो गए रिलेटिवली, आप देखिए 5 प्रोटॉन तो वही रहे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1। कितना कितना चार्ज होता है, -e चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -e। तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एटम कैसा हो जाएगा, टोटल निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जो 5 प्रोटॉन थे वो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो न्यूट्रल कर देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसका चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से इस एटम पर टोटल कितना हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया एटम, ठीक है ना। और अगर हम बोलें कि कितना चार्ज है, अब हम अभी तो ये हमने केवल एक ये बताया कि कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। अब मैं ये पूछूं कि कितना चार्ज है इस एटम पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इसमें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो कितना चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि रिलेटिवली एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और कितने प्रोटॉन बढ़े, एक प्रोटॉन बढ़ गया रिलेटिवली, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा एटम पर, +e चार्ज हो जाएगा। अगर 2 प्रोटॉन बढ़े होते, यानी कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, तो इस पर रिलेटिवली कितने, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दे, अगर ये मान लो, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 3 रह जाएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज कर देंगे, बच गए 2 प्रोटॉन। तो कितना कितना चार्ज बच गया इस एटम पर, +2e बच गया। तो 2e हो जाता उस केस पर चार्ज। इसमें आ जाओ, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 प्रोटॉन का चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज कर दिया, बच गया एक इलेक्ट्रॉन। तो कैसा हो गया, ये निगेटिवली चार्ज। अब कितना चार्ज बच गया, -e चार्ज बच गया। तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, -e चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -e, ठीक है ना। इस पर +e हुआ, इस पर -e। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता, कोई बाहर से एटम आता, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता, तो यहाँ कितने हो जाते, 5, 6, 7। तो यहाँ कितने हो जाते, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते। अब 5 प्रोटॉन थे इसमें पहले से, तो 5 प्रोटॉन का जो चार्ज था वो 5 इलेक्ट्रॉन तो आपका क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। बच गए कितने, 5, 6, 7, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो उनका चार्ज भी न्यूट्रलाइज होने से बच गया। तो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाता, -2e चार्ज हो जाता। कितना हो जाता, -2e, ठीक है ना। अब अगर हम आगे बात करें तो देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने शायद पहले भी पढ़ रखा होगा, ये कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब है, ये शायद आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अब इसका मैं आपको मतलब समझाऊं, लाइक चार्जेस रिपेल कौन कौन से लाइक चार्जेस मतलब क्या है, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस। जैसे अगर मैं ले लूँ, एक मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक और पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब इन दोनों में आउटवर्ड फोर्स लगेगा, मतलब कि एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है ना। ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे ही लाइक चार्जेस का मतलब क्या, दोनों चार्जेस सेम होने चाहिए। अब मैंने प्लस ले लूँ, चाहे मैं निगेटिव ले लूँ, ठीक है ना। तो अब ये निगेटिव लिए मैंने, तो ये क्या करेंगे आपस में, ये भी रिपेल करेंगे, इन दोनों पर भी आउटवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये निगेटिव कैसे हैं, लाइक चार्जेस है ना, एक जैसे हैं, तो इन दोनों पर भी अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों भी रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चाहे पॉजिटिव ले लो पास में, चाहे निगेटिव ले लो, दोनों रिपेल करेंगे। अब मैं दूसरा केस लूँ कि एक मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया
और एक मैंने निगेटिव चार्ज लिया। अच्छा, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ मैं प्रोटॉन ले सकता हूँ, ठीक है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन ले लिया मैंने, ऐसे भी समझ सकते हो आप, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैं प्रोटॉन प्रोटॉन लूंगा तो वो आपस में रिपेल करेंगे। अगर मैं एक प्रोटॉन ले लूँ और एक और प्रोटॉन ले लूँ तो वो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लूँ तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। यही एनालॉजी आपने मैग्नेट में भी देखी होगी आपने। जब आप मैग्नेट को बच्चे वो एक गेम की तरह उसे खेलते हैं ना, मैग्नेट से पास में ले आते हैं, तो उस मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो उसमें भी सेम होता है, जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर नॉर्थ नॉर्थ आप पास में लाओगे तो वो रिपेल करते हैं। ऐसे ही तो जब दो मैग्नेट रखी होती हैं तो एक का पोल नॉर्थ वाला इधर है और आपने नॉर्थ वाला ही उसके सामने ले गए, तो वो रिपेल करती है, दूर भागती है जैसे जैसे आप ले जाते हो उसके पास। तो वहां पर भी ये सेम चीज अप्लाई होती है। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरा केस की बात करूं कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या मतलब मान लो, आप समझ लो कि मैंने एक प्रोटॉन ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज क्या, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों में आपस में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेगी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हम चाहे पॉजिटिव नेगेटिव ले लें और चाहे नेगेटिव पॉजिटिव ले लें, बात तो यार सेम ही हो गई, मैंने इधर उधर ही तो लिख दिया है ना, ठीक है ना। तो चाहे हम नेगेटिव पॉजिटिव ले लें चाहे पॉजिटिव नेगेटिव ले लें, वो दोनों बात एक ही है, ठीक है ना, इन दोनों पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये बात आप याद कर लीजिए आज से कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मैंने प्रोटॉन पर क्या बोल दिया, प्रोटॉन के चार्ज को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने निगेटिव चार्ज बोल दिया। ये जो थी, ये डिसाइड किया था हमारे जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये उनकी एनालॉगी थी, ये उन्होंने डिसाइड किया था कि किसको पॉजिटिव बोलना है किसको निगेटिव बोलना है। आप अपने दिमाग में कोई ऐसा चीज नहीं बना लीजिए कि जो निगेटिव चार्ज है वो बुरा होता है या पॉजिटिव चार्ज अच्छा होता है, पॉजिटिव अच्छे को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि अच्छा चार्ज, निगेटिव चार्ज यानी कि बुरा चार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया या उन्होंने जो भी किया, तो उन्हें दो टाइप के चार्ज एक्सपीरियंस हुए, उन्हें दो टाइप के चार्ज मिले थे, किनको, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। उनको दो टाइप के चार्ज मिले, एक अलग टाइप का था, एक अलग टाइप का था। अब पॉजिटिव किसको बोलना था, नेगेटिव किसको बोलना था, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से बोला। वो एक को बेंजामिन भी बोल सकते थे, एक को फ्रैंकलिन भी बोल सकते थे। आपने फिजिक्स में ज्यादातर देखा होगा कि साइंटिस्ट जो चीजें हैं वो अपनी कोई यूनिट उन्होंने डिस्कवर की तो अपने नाम पर ही दे जाते हैं कई चीजों की यूनिट। लाइक फोर्स की जो आपकी यूनिट पढ़ी होगी अपने क्लास 9th में, न्यूटन। तो हमारे जो सर आइजैक न्यूटन थे साइंटिस्ट, उन्होंने अपने नाम पर ही दे दी फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हैं कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इस पर 5 न्यूटन लग रहा है, इस पर 10 न्यूटन, तो वो न्यूटन उन्होंने अपने नाम से यूनिट दे दी, ठीक है ना। ऐसे ही प्रेशर की होती है पास्कल, वो भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपने नाम पे दे दी पास्कल यूनिट, ठीक है ना, पीए। तो ऐसे ही ये जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बोल गए उनको। वो चाहते तो एक को बेंजामिन बोल देते, या लाइक जैसे वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को वो बोल देते बेंजामिन, और निगेटिव को बोल देते तो वो फ्रैंकलिन। ऐसा भी बोल सकते थे, मगर उन्होंने बोला नहीं। उन्हें ये ठीक लगा कि एक को पॉजिटिव बोल दिया उन्होंने, एक को निगेटिव बोल दिया, तो हम ये पढ़ते हैं। वो एक को एक्स बोल जाते, एक को वाई, एक को ए बोल जाते, एक को बी, तो हम वो पढ़ते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही पॉजिटिव है यही निगेटिव है, ये तो बस एक डिसाइड कर लिया है कि इस टाइप को हम पॉजिटिव बोलेंगे, इस टाइप को हम निगेटिव बोलेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है हमारी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की, ठीक है ना। एसआई यूनिट आप पढ़ते ही आए होंगे। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई यूनिट का मतलब क्या है, मतलब ऐसी यूनिट जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। मतलब किसी एक चीज की स्टडी कर रहे हैं हम, तो उसी यूनिट में हर जगह स्टडी करें, क्योंकि यूनिट तो अलग अलग होती है ना। अगर मैं किसी चीज को अगर मीटर में एक्सप्रेस करूं तो वो कम आएगा, सॉरी, अच्छा हाँ, मीटर में अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो वो कम आएगा, और किलोमीटर में एक्सप्रेस करूं तो वो उससे भी कम आएगा, है ना। तो एक यूनिट होनी चाहिए ना, किसी चीज की एक यूनिट होगी तो मैं हर जगह उसको देखूंगा। तो वो अगर कोई भी साइंटिस्ट किसी भी देश में कैलकुलेशन कर रहा है, तो उसके लिए अगर हम बोल दें कि ये इतने इतने इस यूनिट में है, इतना है, तो वो सबके लिए सेम होगा। ऐसे ही IUPAC का भी चलता है, वो आप पढ़ोगे अब आगे अपनी केमिस्ट्री में चैप्टर में, कार्बन एंड कंपाउंड में। तो ऐसे ही इसकी SI यूनिट होती है, उसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होती है, कूलम होती है। SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है चार्ज की, ठीक है ना। ये कूलम भी एक साइंटिस्ट ही थे, ठीक है ना। कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर दिया था, अपनी SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या रख दी थी, कूलम रख दी। और ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, जो जिन्होंने ये SI यूनिट दी हमारी कूलम, तो इनका अगर मैं आपको फुल नेम बता दूं तो इनका फुल नेम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। हाँ, आई थिंक यही था, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। चाहो तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ,
ये जो साइंटिस्ट थे, ये इन साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने स्टडी की होगी, तो उन्हीं के नाम पर ये जो एसआई यूनिट है चार्ज की, तो ये रखी गई है। ठीक है ना। तो अगर मैं चार्ज को अगर मैं बोलना चाहूँ एग्जांपल, तो कैसे बोलेंगे, ये जो मेरे पास एक क्यू चार्ज है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि ये 1 कूलम है मेरे पास, ठीक है ना, या 2 कूलम है। तो ये जो पीछे लगा होता है ये होती है यूनिट, ठीक है ना। अगर इसके बिना आप लिख के आओगे तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया कि चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं। चार्ज इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ठीक है ना। इसमें से किसी से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ एक बॉडी के पास +2 ही चार्ज है, ठीक है ना, तो चार्ज को किससे डिनोट कर दोगे आप, क्यू से। तो क्यू इजिकल टू +2 या फिर क्यू इजिकल टू -2, ठीक है ना, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। ठीक, तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है ना। अब मैं आगे अगर बात करूं, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप एक कॉम को अपने ड्राई हेयर से अगर रब करते हैं और फिर आप उसको पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, तो वो क्या होता है, पीस ऑफ पेपर उस कॉम से आपके चिपक जाते हैं। अब ऐसा क्या हो गया उसमें, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो होता है, आपने आपके जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं। मैंने आपको बताया था जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी निकल जाते हैं बाहर एटम से। तो जो आपके हेयर्स में जो एटम्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं। तो आप जब भी कॉम्बिंग करते हैं तो आपके हेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब आप सिंपली रबिंग करते हैं तो रबिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है कि जब चार्ज फ्लो करता है तब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मगर स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रुका हुआ चार्ज। अगर कहीं पे चार्ज रब करके कहीं पर रुक जाए, ठीक है ना, अगर मैंने दो चीजों को रब किया और एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में इकट्ठे हो गए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर हो गए और इकट्ठे हो गए, तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो ऐसे ही जब आप अपने बालों को रब करते हैं, बालों में जब कॉम्बिंग करते हैं आप, तो बालों के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं और वो निकल के हेयर आपके किस में चले जाते हैं, कॉम में चले जाते हैं। अब आपका जो कॉम्ब है, मान लो ये आपका कॉम्ब है, ठीक है ना, तो इस पे एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब इस पे आ गए तो कैसा हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, तो आपके जो कॉम्ब है, कॉम्ब पर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। यानी कि कॉम्ब कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। पहले तो कॉम्ब न्यूट्रल था ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज होती है पहले न्यूट्रल होती है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब इस पे क्या हो गया, हमने जब इसकी कॉम्बिंग कर दी, कॉम्ब कर लिया बालों को, तो इस पर जो हमारे बालों के इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें आ गए, तो इस पर एक्सेसिव निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। इस पर कैसा हो गया, एक्सेसिव निगेटिव चार्ज। अब मैं लाया पीस ऑफ पेपर, मान लो ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर था, ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर था, ये था एक पीस ऑफ पेपर, ये एक पीस ऑफ पेपर था, ठीक है ना। तो इन पीस ऑफ पेपर को जब मैं लेकर आऊंगा तो ये इससे चिपक जाते हैं जाके, ठीक है ना। इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है। अब आप कहोगे अट्रैक्शन फोर्स कैसे लग रही है सर, क्योंकि जब दो चीजें तो दो चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर कि पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। और ये आपके पीस ऑफ पेपर तो न्यूट्रल है, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआत में चीज न्यूट्रल होती है। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज है तो फोर्स तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लगेगी, मगर ये तो न्यूट्रल है, तो ये फिर ये कैसे चिपक रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आके फंसता है, तो चिपक कैसे रहे हैं। यहाँ पर रीजन क्या होता है कि जो मेरा पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर में मान लो मेरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अभी ये रैंडमली इधर उधर है, ठीक है ना। अभी ये जगह जगह पर अलग अलग घूम रहे हैं, ठीक है ना, कोई इनकी फिक्स जगह नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग जगह पर है। यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। आप ये चीज समझिए कि इस पीस ऑफ पेपर में, इस पीस ऑफ पेपर में भले ही ये न्यूट्रल है मगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है ना इसमें। तो जब इन दोनों में दोनों हैं, जब इस पीस ऑफ पेपर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही चीजें हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, इस पीस ऑफ पेपर में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोल सकते हो, शिफ्टिंग हो जाती है। अब शिफ्टिंग क्या है, शिफ्टिंग है
इस पीस ऑफ पेपर में क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आए पास में तो ये पॉजिटिव को तो अपने पास बुला रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन तो एक साइड इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे। इस पेपर में, इस पीस ऑफ पेपर में इलेक्ट्रॉन एक साइड चले जाएंगे, यहाँ पर एक साइड हो गए इलेक्ट्रॉन, और जितने भी प्रोटॉन थे वो मेरे एक साइड आ गए। देखो ये सारे प्रोटॉन्स एक साइड में आ गए, ठीक है ना, ये सारे प्रोटॉन्स एक साइड में आ गए। तो देखो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन एक साइड में हो गए, इलेक्ट्रॉन एक साइड में हो गए। जैसे यहाँ पर मिक्स थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जब मिक्स थे तो उनकी क्या हुई, शिफ्टिंग हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन पर अपनी तरफ फोर्स लगाया तो प्रोटॉन एक साइड खिसक गए और इलेक्ट्रॉन एक साइड खिसक गए, तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग होने के बाद जब इस एक साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्सेसिव में आ गया, यानी कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज जो है आपका प्रोटॉन एक्सेसिव में है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया इस पोर्शन में, इस पोर्शन में आपका निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो पार्ट तो इस निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर जाएगा ना, यानी कि इस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो साइड इससे चिपक जाएगी, निगेटिव वाली दूर रहेगी। तो इस वजह से ये जो पीस ऑफ पेपर होते हैं वो आपके कॉम से स्टिक कर जाते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे समझते हैं, आगे हम बात करेंगे, एक फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। अब हम फॉर्मूले पर आएंगे। एक फॉर्मूला आपको याद करना है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब ये आपके काम की चीज नहीं है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बस आप सिंपल इसको याद कर लीजिए कि Q इजिकल टू एन ई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है ना। Q इजिकल टू एन ई क्या है, Q यहाँ पर मेरा क्या है, Q का मतलब है चार्ज, Q क्या है, चार्ज है, ठीक, Q इज चार्ज। N क्या है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं आप इंटीजर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इंटीजर होगा ये हमेशा, N क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर मतलब इंटीजर कौन कौन से होते हैं आपके, इंटीजर होते हैं -1, -2, -3, या 0, या +1, +2, +3, ऐसे कह सकते हैं आप, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये इंटीजर होते हैं आपके, इसके बीच की वैल्यू कोई नहीं होगी, 1.2 या 1/2 या 3/2 या 4/2 फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आपका वो 4/3 हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। आपको -3/2 हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका ये 0.06 हो जाए, ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इंटीजर वैल्यू होगी, मैथ में तो आप पढ़ते ही हैं इंटीजर क्या होता है, तो ये जो n होगा ये हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, ये चीज याद रखिए। और ई क्या है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको बताया था, ई, ठीक है ना, ई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए ई को, ठीक है ना। तो Q इजिकल टू एन ही होता है। अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जो सबसे छोटा चार्ज जो आप ले सकते हैं वो क्या है, जो सबसे छोटा चार्ज जो आप ले सकते हैं वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उससे छोटा चार्ज आपको नहीं मिलेगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज होता है, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो सबसे छोटा चार्ज है, उससे छोटा आपको नहीं मिलेगा। और 1.6 के बाद उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2, तो वो चार्ज मिलेगा, ठीक है ना। उसमें मल्टीप्लाई करके ही चार्ज जो है वो वाला चार्ज एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच में जो n की वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब मैं 1.6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 6 2 12, 1 कैरी, 2 2 1 3, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज किसी पर एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यहाँ समझने वाली चीज ये है कि किसी भी बॉडी पर या तो इतना चार्ज होगा या फिर इतना चार्ज होगा, इन दोनों के बीच का कोई चार्ज नहीं होगा। आप ये कहें कि 2.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है, नहीं, किसी बॉडी पर इतना चार्ज नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर है, इतना चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन पर है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इतना चार्ज क्रिएट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इससे कम ज्यादा इसके बीच की वैल्यू आप नहीं ले सकते। तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी चीज का टुकड़ों में या पैकेट्स में, या आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू ही ले सकते हैं आप किसी चीज की, वो होती है क्वांटाइजेशन, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को बोला जाता है, Q इजिकल टू एन ई। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं Q इजिकल टू ±NE भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। या तो अब एन ही तो आपका चार्ज आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
या नंबर, ये जो इंटीजर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। और प्लस माइनस क्या डिनोट कर रहा है, या तो चार्ज कैसा, चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि Q इजिकल टू प्लस माइनस एनी, ये भी बोला जाता है। ठीक है ना। आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, Q इजिकल टू एनी, ये आपके काम में आएगा, ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट चार्ज आप किसी चीज को जो छोटे से छोटा चार्ज दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं। ठीक। अब यहां से हम आते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन नहीं, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे करके बोल देता हूं कि मेरे पास अब मैं यहाँ पर ये फाइंड करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा 1 कूलम का चार्ज है, यानी कि 1 कूलम चार्ज, आप समझ रहे हैं वैल्यू, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मैं, अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन के पास तो काफी कम चार्ज है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, यानी कि बहुत कम, 0.0000 लगाते जाओ उतना कम चार्ज है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट होंगे। ठीक है ना। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन मैं साथ में ले आऊं तब 1 कूलम चार्ज बनेगा, मैं ये चीज फाइंड करना चाह रहा हूं। अब ये चीज मैं कहां से फाइंड कर सकता हूं, इस फॉर्मूले से, Q इजिकल टू एनी। देखो इसमें चार्ज आ रहा है, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं और मुझे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है ये चीज पता है। समझ गया ये चीज। देखो मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो चार्ज कितना है, 1 कूलम, मुझे पता है चार्ज कितना है मेरे पास, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ये तो मेरा कांस्टेंट है, मुझे पता ही है। ठीक। तो यहां से मैं यही फाइंड करूंगा। ठीक। तो Q मेरा कितना हो जाएगा, Q इजिकल टू 1 कूलम, कूलम ऐसा यूनिट हो गई, चार्ज Q माने क्या है, चार्ज, Q इजिकल टू 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे फाइंड करने हैं तो N मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक। या कूलम आप यहाँ पे मत लगाइए, केवल E की वैल्यू डालिए। ठीक है ना। E की वैल्यू डालनी है मुझे, कूलम तो Q में लगा हुआ है मेरा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा अपना, Q इजिकल टू N इंटू E। ठीक। मुझे निकालना क्या है, N, तो N को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो N को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो E को मैं यहाँ मल्टीप्लाई में, पीछे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q बाई E इजिकल टू N। इसको मैं पलट के लिख दूं तो N इजिकल टू Q बाई E। तो N इजिकल टू Q कितना है मेरा, 1 कूलम, तो 1 अपॉन E की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1.6। अच्छा मैं E को कूलम में लिख देता हूं, क्योंकि E की वैल्यू कितनी होती है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और यहाँ मैं कूलम भी लिख दे रहा। ठीक। कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये यहाँ मेरे पास Q कितना है, 1 कूलम में, 1 कूलम में निकालना चाह रहा हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q इजिकल टू एनी फॉर्मूला लगाऊंगा, N इजिकल टू Q बाई E हो गया। तो N इजिकल टू Q, अब Q मेरे पास कितना दिया है, 1 कूलम, तो मैंने 1 कूलम यहाँ डाल दिया 1। ठीक है ना। और E पर मेरा E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा डिवाइड में। ठीक है ना। मैंने बस वैल्यू पुट करी है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना। और Q कितना था, 1 कूलम था, तो मैं यूनिट भी यहाँ लिख दे रहा, 1 कूलम। और ये कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब देखो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यूनिट कैसी है, दोनों सेम है, कूलम से कूलम कैंसिल। ठीक। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखिए N इजिकल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, अगर मैं इसको पॉइंट हटा के लिख दूं तो 10/16, यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ से जब हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ेगा, सिंपल मैथ है, इतना तो आप मैथ में जानते ही होंगे। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको आना चाहिए खुद से। ठीक। और 10⁻⁻⁹ को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10⁻+19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +19। जब माइनस में होता है और उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 10⁻ को, तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है ना। तो जब मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये दे रखा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 1 कूलम ऑफ चार्ज हैज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब देखो यहां से मैं एक चीज और बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन तो मैंने लिख दिया था क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं हटा दूं
तो देखो कूलम से कूलम मेरी यूनिट कैंसिल हो गई थी, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आई मेरी, कूलम से कूलम कैंसिल, तो कोई यूनिट नहीं आई। तो एन क्या था मेरा, इंटीजर था, मैंने आपको बताया था एन क्या होता है, इंटीजर। और आपने मैथ में पढ़ा हुआ है इंटीजर की क्या यूनिट होती है, इंटीजर की तो कोई यूनिट नहीं होती, 1 2 3 4 इनमें क्या यूनिट है, कोई नहीं। इंटीजर तो 1 2 3 4 होता है ना, ठीक है ना, ऐसे करके होता है, या -1 -2 या 0, ठीक है ना, तो उसकी तो कोई यूनिट नहीं होती। तो देखो आंसर भी मेरा सही आया, इसमें कोई यूनिट नहीं आई थी। मैंने इलेक्ट्रॉन, ये कोई यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो मैंने लिख दिया है कि इतने इलेक्ट्रॉन आए, ये कोई यूनिट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने हो गए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। अब आगे मैं एक चीज आपको और बताऊं, एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है मेरा कि इफ अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, देन व्हाट डज इट मीन, इफ अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज देन व्हाट डज इट मीन। अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या होगा। तो अगर आपने लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किया हुआ है ये, तो आपको इसका आंसर एकदम से फटाक से समझ में आ जाएगा कि अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये मेरे पास बॉडी थी एक, ये मेरे पास एक बॉडी थी। अब ये बॉडी आइसोलेटेड जब थी तो इसके पास जितने भी प्रोटॉन होंगे, यानी कि n, मान लो n प्रोटॉन है, Np प्लस, n क्या है, एक इंटीजर मान लो, तो इसके पास n प्रोटॉन थे पहले और n इलेक्ट्रॉन थे। अब कुछ ऐसा हुआ केस कि ये बॉडी कैसी हो गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये टोटल कितना आ गया इस बॉडी पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आया कैसे होगा, मैंने आपको वहां पर समझाया था इस वाले पेज पर। देखो मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा दूं। देखो पॉजिटिव चार्ज कब आया था, जब इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब चाहे एक लूज करे, चाहे 2 करे, चाहे 3 करे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब वो लूज कर रहा है तो उसके पास पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्रोटॉन तो उसके पास उतने ही रह गए, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो प्रोटॉन उसके पास उतने ही रह गए। और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब कितने हो गए, पहले कितने थे, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए और 5 प्रोटॉन हो गए। तो यानी कि कंपेरेटिवली अगर मैं रिलेटिवली देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, या फिर मैं कह सकता हूं एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 4 प्रोटॉन तो न्यूट्रल कर देंगे, एक प्रोटॉन बच गया, तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ। यानी कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब हुई, जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है ना। तो इफ अ बॉडी हैज अ पॉजिटिव चार्ज देन व्हाट डज इट मीन। तो यहां से यही बोलना चाह रहा है कि अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स that the body has less number of electrons than proton, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ से एक और चीज मुझे ध्यान आती है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए कि प्रोटॉन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो हम उसे चलो निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पर सब पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा सारे प्रोटॉन्स पर। तो जब प्रोटॉन पर सब पर सेम चार्ज है तो वो रिपेल क्यों नहीं करते, आखिर वो एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे, न्यूक्लियस फट क्यों नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करके न्यूक्लियस को तोड़कर बाहर क्यों नहीं आ रहे, ऐसा क्यों नहीं होता है। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आपने अच्छे से लेक्चर को अटेंड किया है, अच्छे से समझा है हर एक चीज को, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं आपको इसका आंसर अभी दे दूं कि ऐसा होता है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है क्योंकि जो आपका एक एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर रही होती है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर रही होती है।
और वो जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो आपके यूनिवर्स में 4 टाइप्स की फोर्स होती है, उसका मैं कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो यूनिवर्स में 4 टाइप्स ऑफ फोर्स मानी जाती है मेनली। तो उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। जो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो हमारी न्यूक्लियर फोर्स है, और वही फोर्स आपके न्यूक्लियस में काम करती है, न्यूक्लियर फोर्स। तो वो फोर्स जो होती है वो सारे आपके प्रोटॉन्स को बाउंड करके रखती है, ठीक है ना। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि जब लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो एक दूसरे से जब रिपेल कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई फोर्स भी तो काम कर रही होगी, तो वो जो फोर्स काम करती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चीज आप लिख लीजिए, 2 चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स वर्क करती है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कौन सी फोर्स वर्क करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये याद रखिएगा, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करती है। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी निकाली जाती है, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई R, यानी कि 2 चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है। ये तो मैंने आपको बताया कि फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है ये भी निकाल लिया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई R। F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई R। के क्या होता है, के होता है कूलम्स कांस्टेंट। F कितना है, F है मेरा फोर्स, के है कूलम कांस्टेंट। Q1 क्या है, Q1 पहला चार्ज है, Q2 कौन सा है, दूसरा चार्ज। और R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन, यानी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। सॉरी, मैं इसको गलत लिख दिया, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर होता है, ठीक ना, ये गलती से भूल गया। F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन होती है R, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, उसका स्क्वायर हो गया ये R स्क्वायर। और के क्या होता है, के होता है कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, के होता है 1/4πε0। अब ये आपके काम का है नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, मगर इसकी अगर मैं सिंपल वैल्यू आपको बताऊं तो के इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आपका काम का है नहीं है, मैंने आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपके अभी किसी काम की नहीं है, या आप हायर क्लास में जाएंगे तब आप स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो मैं यही बता रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम कर रही है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, कौन सी, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रही है। और न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स वर्क करती है, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, और इस वजह से वो ओवरकम कर पाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके सामने डोमिनेट नहीं कर पाती। तो इस वजह से न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो आपके प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखती है, ठीक। तो ये अभी तक हमने कवर कर लिया पूरा चार्ज वाला टॉपिक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना कवर करेंगे करंट। उसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज करंट, करंट क्या है। जो आप करंट के बारे में आप जो पढ़ते हैं कि करंट लग गया, मुझको करंट लग गया, तो असल में वो आप गलत बोलते हैं कि करंट लग गया, असल में वो आपको इलेक्ट्रिक करंट लगा, ठीक। करंट कई सारे टाइप्स के होते हैं, जो आप करंट बोल देते हैं वो गलत है, वो एक तरीके से सही चीज नहीं है, क्योंकि करंट भी कई सारे टाइप्स के होते हैं। एक वाटर करंट होता है, ठीक है ना, एक विंड करंट होता है, वाटर करंट और विंड करंट, इसके बारे में ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं विंड करंट के बारे में मेनली। और ऐसे ही आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट का असली मतलब होता है अगर कोई चीज फ्लो कर रही है उसको हम करंट बोलते हैं। तो ये सब चीज हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और तब तक आप ये सारा लेक्चर रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम वहां से स्टार्ट करेंगे करंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।